So hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to start our fifth chapter of class 8, which is our conservation of plants and animals. So हम बेसिकली इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे जो प्लांट्स एनिमल्स को हम कैसे अपने हमने क्लास 4 हमने चैप्टर 4 कंप्लीट कर लिया है, हमारा फिफ्थ चैप्टर थे। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जो हमारे प्लांट्स और जो एनिमल्स हमारे अर्थ पे होते हैं हम उसे कैसे कंजर्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सो हमने क्लास 7th में देखा था कि जो हमारे बूजो एंड पहेली हैं वो एक फॉरेस्ट गए थे प्रोफेसर अहमद और टीपू के साथ। सो उन्होंने वहाँ पर क्या देखा, अपनी जितनी भी एक्सपीरियंस उन्होंने अपने क्लासमेट्स के शेयर किया। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारी जगह विजिट किया, जैसे हमारा भरतपुर हो गया, भरतपुर सेंचुरी हो गया, हमारा काजीरंगा नेशनल पार्क होगा, लोकचाव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व एंड टाइगर रिजर्व, ये सारा उन लोगों ने एक्सप्लोर किया। सो पहली ने क्या सोचा, उसने सोचा कि व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ मेकिंग नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बायोस्फीयर रिजर्व। तो उसने सोचा कि ये जो हमारा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व बनाने का पर्पज़ क्या होता है, बेसिकली क्यों बनता है। तो हम वही पढ़ते हैं। सो पहला हमारा टॉपिक आता है डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉजेज। डिफॉरेस्टेशन मीन्स वो होता है जब हम अपने फॉरेस्ट को हम अपने नेचर से ख़त्म कर देते हैं, कट करते हैं। सो उसे हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। आगे पढ़ते हैं, गुड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, दे आर इनेशियल फॉर द वेल बीइंग सर्वाइव ऑफ मैनकाइंड। सो इसका मतलब ये होता है जो हमारे जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं कि हमारे ह्यूमंस के लिए कितना वो महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स। और हमें ये भी पता है कि कितने वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारे अर्थ पे एग्जिस्ट करते रहते हैं। सो टुडे अ मेजर थ्रेट टू सर्वाइव ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म इज डिफॉरेस्टेशन। सो डिफॉरेस्टेशन मैंने बताया कि फॉरेस्ट को जब हम कटने से बचाते हैं। सो वी नो डिफॉरेस्टेशन मीन्स क्लीनिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग डेड लैंड फॉर पर्पज। ट्रीज इन द फॉरेस्ट आर कट ऑफ सम ऑफ द पर्पज़ आर ग्रीन। सो क्या होता है डिफॉरेस्टेशन, मतलब होता है कि जब हम अपने फॉरेस्ट जो हम जंगलों को काट देते हैं और उन्हें किसके लिए यूज़ करते हैं, वो जो पेड़ होते हैं उसे हम लैंड के लिए यूज़ करते हैं और कुछ अलग चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। सो अब पढ़ते हैं ट्रीज़ इन द फॉरेस्ट आर कट फॉर सम ऑफ द पर्पज़। सो जो हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, जो हम अपने पेड़ को काटते हैं, सो कुछ वजह से काटते हैं, मतलब कौन से पर्पज़ के लिए काटते हैं वो हमें नीचे दिया गया है। पहला है प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टिवेशन के लिए हम पेड़ों को काटते ताकि उस जगह पे हम कल्टीवेशन कर सके, खेती कर सके। दूसरा बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, हम वहाँ पर फैक्ट्रीज या बिल्डिंग्स बना सके, हाउसेज बना सके। और तीसरा मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। सो हम वहाँ पर फर्नीचर, जो पेड़ से फर्नीचर बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं, जो हमारा वुड है उसे फ्यूल की तरह यूज़ कर सकते हैं। सो सम नेचुरल कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन आर फॉरेस्ट फायर एंड सर्व थ्रॉट्स। सो कुछ नेचुरल जो कॉजेज होते हैं हमारे, जो हमारे नेचर में हो जाते हैं, जैसे हमारा हो जाता है फॉरेस्ट फायर। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा समर में हमारे जो फॉरेस्ट होता है उसके अंदर आग लग जाता है। क्यों होता है वो हीट की वजह से, हीट जनरेट होता है गर्मियों में, तो हीट की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पर आग लग जाती है फॉरेस्ट में। और थ्रॉट्स मतलब कभी कभी अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। उससे क्या होता है, उसमें पानी की कमी हो जाती है, इसलिए वो ड्राई हो जाता है वो एरिया, और इसके लिए वहाँ थ्रॉट हो जाता है। अब पढ़ते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। पहली एंड बुजुर्ग रिकॉल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। दे रिमेंबर दैट डिफॉरेस्टेशन इंक्रीजेज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑन द अर्थ। हमें पता है कि जो डिफॉरेस्टेशन, अगर हम पेड़ों को काटेंगे तो क्या होता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर में हमारा टेम्परेचर पॉल्यूशन दोनों का लेवल बढ़ा देता है। इसलिए हम बोला जाता है कि हमें प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा अपने एरियाज़ में लगाना चाहिए। हमें प्लांट्स और हमारे ट्रीज़ को कभी काटना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें प्लांट से हमें ऑक्सीजन मिलता है। सो अगर हमारे प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो उससे क्या होगा, हमारा टेम्परेचर लेवल ऑन द अर्थ पे इंक्रीज हो जाएगा, पॉल्यूशन भी इंक्रीज हो जाएगा। इट इंक्रीजेज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। सो ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोअर्ड। जो हमारा ग्राउंड वाटर होता है वो भी लोअर्ड हो जाएगा। दे नो डेट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ नेचर। हमें पहले पता है जो हमारा जो नेचर का जो बैलेंस होता है, सो डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारा वो बैलेंस बिगड़ जाता है, क्योंकि हमने फॉरेस्ट को काट दिया, जबकि फॉरेस्ट से हमें ऑक्सीजन मिलता है। सो दे वर टोल्ड बाय प्रोफेसर अहमद that if cutting of trees continuous rainfall then fertility of soil will decrease. Moreover, there will be the increased chances of natural calamities such as floods and thoughts. So recall the plants needs carbon dioxide photosynthesis. Fewer trees would mean that less carbon dioxide will used up resulting in increased amount of atmosphere. So क्या होता है, फॉरेस्ट की वजह से
अगर हम फॉरेस्ट को कट करेंगे तो फॉरेस्ट में क्या होगा, हमारे जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। आगे चलते हैं। This will lead to global warming as carbon dioxide traps the heat rays reflected by Earth. The increase in temperature on the Earth disturb the water cycle and may reduce rainfall. This could cause droughts. So हमने पहले पढ़ा था कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा तो उससे ग्लोबल वार्मिंग होगा। सो उससे क्या होगा, हमारा जो हीट टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। वो क्या, हमारा वाटर साइकिल होता है उससे डिस्टर्ब कर देता है। उसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो रेनफॉल होता है वो रिड्यूस हो जाता है, बारिश की कमी हो जाती है। उससे क्या होता है, ड्रॉट पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है उससे। सो डिफॉरेस्टेशन इज़ अ मेजर कॉज विच लीड टू चेंज इन सॉइल प्रॉपर्टीज़. So physical properties of the soil get affected by plantation vegetation. Fewer trees result in more soil erosion. Removal of the top layer of the soil exposes the lower hard rocky layer. The soil has less humus and it less fertile. Gradually the fertile land get converted into desert. It is also called desertification. तो इसमें क्या होता है, जो हमारा सॉइल होता है वो लेस फर्टाइल होता है, उसमें ह्यूमस कम बनता है। सो हमने पहले क्लास 1 में पढ़ा था कि ह्यूमस बनता है। सो ये क्या होता है, हमारा ह्यूमस सॉइल में कम बनता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे हमारा जो सॉइल होता है वो फर्टाइल हमारा धीरे धीरे कम फर्टाइल होते जाता है, लेस फर्टाइल होता है। सो उसकी वजह से क्या होता है, धीरे धीरे जो हमारा फर्टाइल लैंड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है डिज़र्ट में। सो उससे क्या होता है, डिजर्टिफिकेशन होता है, सूखा पड़ जाता है, रेतीला हो जाता है वो चीज़। सो हम पढ़ते हैं डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो लीड टू डिक्रीज इन वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल. तो सॉइल में हमने पता है कि सॉइल में जो हमारा जो वाटर होता है, जो रूट्स होते हैं सॉइल के अंदर, वो क्या करते हैं, वाटर को होल्ड करके रखते हैं. सो डिफॉरेस्टेशन, अगर हम पेड़ काटेंगे तो उसकी वजह से जो हमारा जो पानी जितना होल्ड करता है सॉइल, वो भी नहीं कर पाएगा. द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल सरफेस इनटू द ग्राउंड is reduced. So there are floats, the other properties of the soil like nutrition, conduction, texture, etc. also change because of deforestation. So deforestation की वजह से हमारे climate में, environment बहुत सारे changes हो सकते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत harmful है. We have studied in class 7 that we get many products from forest. हमने class 7 में पढ़ा था कि हमें forest, हमें जंगलों से कितने सारे product मिलते हैं हमारी useful के लिए. So list 3 product will be face shortage of these product if we continue cutting trees. So अगर हम ऐसे ट्रीज़ को कटते रहेंगे तो ऑफकोर्स हमारा ग्लोबल वार्मिंग होगा, डिफॉरेस्टेशन होगा. सो हमने क्लास 7 में पढ़ा था कि हमारा जो फॉरेस्ट होता है वहाँ से हमें कितने सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे मेडिसिन्स मिलते हैं और हमारे प्लांट्स मिलते हैं. सो बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं, तो वो आपको लिस्ट बना के लिखना है. सो यहाँ पर एक्टिविटी 5.2 दिया है. एनिमल लाइफ इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय डिफॉरेस्टेशन. जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनकी भी लाइफ डिफॉरेस्टेशन की वजह से बहुत अफेक्टेड होते हैं. सो लिस्ट द पॉइंट एंड डिस्कस दैम इन योर क्लास. सो आपको ये पॉइंट बनाना अपने क्लास के अंदर डिस्कस करता है. देन नेक्स्ट हमारा आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. अब हमें फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को भी बचाना है. हैविंग बिकम अवेयर ऑफ इफेक्ट डिफॉरेस्टेशन, पहले वो जो आर वरीड. तो डिफॉरेस्टेशन को लेके जो हमारे जो पहलियन वो बहुत वर्डिड हो गए, चिंता में हो गए कि उसकी वजह से हमारे जो इन्वायरमेंट के कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं. सो दे गो टू प्रोफेसर अहमद एंड आस्क हिम हाउ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कैन बी सेव्ड. सो वो क्या गए, वो प्रोफेसर अहमद के पास गए. उन्होंने बोला कि जो हमारा जो फॉरेस्ट है और हमारा जो वाइल्ड लाइफ है वो कैसे सेव हो सकता है. आगे चलते हैं. बायोस्फीयर, हमने क्लास 7 में पढ़ा था. बायोस्फीयर इज़ अ पार्ट ऑफ अर्थ विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ. सो बायोस्फीयर वो होता है, बायोस्फीयर हमारा अर्थ का एक पार्ट होता है जो कि जिसमें क्या होता है, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करते हैं. और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म एग्जिस्टिंग ऑन अर्थ. सो हमारे अर्थ में कितने टाइप ऑफ, हमारे बहुत सारे अलग अलग टाइप के हमारे जीव जंतु एग्जिस्ट करते हैं हमारे अर्थ पे. सो जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हमारे अर्थ पे रहते हैं उन्हें बोलते हैं बायोस्फीयर. बेसिकली वही होता है, देयर इंटर रिलेशनशिप एंड देयर रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट. सो यही सबको हम बायोस्फीयर बोलते हैं कि जो हमारा रिलेशन होता है, जो कितने लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे हमारा सपोर्टेड लाइफ होता है. सो प्रोफेसर अहमद organizes a visit to biosphere reserve for पहेली एंड वुजो एंड देयर क्लासमेट्स. सो प्रोफेसर अहमद उन्होंने सोचा कि चलो हम बायोस्फीयर रिजर्व घूम कर आते हैं पहेली एंड वुजो और उनके क्लासमेट्स के साथ. सो ही सेलेक्ट अ प्लेस नेम
पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो उन्होंने एक प्लेस चूज किया, उसका नाम है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। सो ही नो डैट द प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड हियर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द upper Himalaya peak and to those belonging to the lower western Ghats. Professor Ahmed believes that the biodiversity found here is unique. He requested Madhav ji, a forest employee, to guide children inside the biosphere reserve. So he explained that preserving area of such biological importance make them a part of our national heritage. So यहाँ पर हमें दिया माधव जी एक्सपीरियंस टू द चिल्ड्रेन अ पार्ट ऑफ आवर पर्सनल एफर्ट्स ऑफ सोसाइटी गवर्नमेंट। सो उन्होंने यही बताया प्लान्स के बारे में। माधव जी एम्प्लॉय हैं वहाँ के फॉरेस्ट के, तो उन्होंने सारे क्लासमेट्स और पहले बुजुर्ग को बता रहे हैं। सो यहाँ पर कुछ हमारे दिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। सो पहला दिया टू प्रोटेक्ट आवर फ्लोरा एंड फाउना देयर हैबिटेट। फ्लोरा मतलब हमारा जो फ्लोरा होता है उसका मतलब हमारा होता है, इसका मतलब हमारा प्लांट्स होता है फ्लोरा मतलब, और जो हमारा फौना होता है उसका मतलब हमारा होता है एनिमल्स। तो जो हमारा फ्लोरा और फौना होते हैं उससे जो जब हम किसी जगह पर बचा के रखते हैं सो उन्हें क्या बोलते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया। तो ये जब हम प्लांट्स एनिमल्स को अगर हम बचा के रखेंगे उन्हीं के हैबिटेट में तो उन्हें बोलते हैं प्रोटेक्टेड एरियाज़। सो उस प्रोटेक्टेड एरियाज़ को हम बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जैसे हमारे जो प्लांट्स एनिमल्स को अगर हम किसी सेफ प्लेस पे हैबिटेट पे उनके हैबिटेट में हम रखेंगे, उनके इन्वायरमेंट में रखेंगे, किसी प्रोटेक्टेड एरिया में, किसी सेफ जगह में, तो उन्हें बोलते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। National park and biosphere have been earmarked. Plantation cultivation, grazing, felling trees, hunting and poaching are prohibited there. So wildlife sanctuary पहला हमारा आता है areas where animals were protected from any disturbance to them and their habitat. So wildlife sanctuary वो होता है जो हमारे जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो सेफ अपने हैबिटेट में सेफ प्लेस पे प्रोटेक्टेड रहते हैं दूसरों से, ताकि उन्हें कोई हर्ट ना कर सके, उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तो ऐसे एरियाज़ बनाए जाते हैं प्लांट्स एनिमल्स के लिए जहां वो अपने हैबिटेट में, अपने इन्वायरमेंट में रहते हैं और साथ में प्रोटेक्टेड रहते हैं दूसरों से, तो उस जगह को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोलते हैं। सो दूसरा हमारा आता है नेशनल पार्क, एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ एंड दे कैन बी फ्रीली यूज द हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। सो नेशनल पार्क वो होता है कि वो कुछ एरिया होते हैं, रिवर्स्ड एरिया होते हैं, जहाँ पर हमारा वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स प्लांट्स होते हैं वो फ्रीली हमारे रह सकते हैं वहाँ पर अपने हैबिटेट में, और वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं। और हमारा तीसरा आता है बायोस्फीयर रिजर्व, लार्ज एरिया, समझ लो बायोस्फीयर में भी हमारा नेशनल पार्क आता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आता है। सो लार्ज एरिया ऑफ protected land for conservation of wildlife, plants, animals, reserve and traditional life of tribal living in the area. So biosphere reserve वो लार्ज एरिया होता है, उसमें क्या उन्हें वहाँ भी हमारे एरियाज़ को प्रोटेक्टेड करके रखते हैं, उसमें हम प्लांट्स एनिमल्स वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखते हैं। सो उससे बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। वो बात है कि ये लार्ज एरिया पे होता है हमारा। आगे पढ़ते ही एक्टिविटी दिया है। सो ये रहा पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है। यहाँ पर आपको प्रोटेक्टेड एरियाज़ फॉर कंजर्वेशन, आपके जो एरियाज़ में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, कंट्री में अगर आपके नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व होंगे तो वहाँ पर आपको लिखना है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन से हैं, स्टेट में कौन से हैं, कंट्री में कौन से हैं। सो अब यहाँ पर पढ़ते हैं बायोस्फीयर रिजर्व पढ़ते हैं। So biosphere children along with Professor Ahmed and Madhav ji enter the biosphere reserve area. So जो हमारे प्रोफेसर अहमद हैं और माधव जी वो हमारे बायोस्फीयर रिजर्व में एंटर कर चुके हैं। सो माधव जी एक्सप्लेन द बायोस्फीयर रिजर्व आर द एरियाज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी मतलब होता है जहाँ प्लांट्स एनिमल्स वहाँ लाइफ एग्जिस्ट करती है, बायोस्फीयर उसको बोलते हैं हमारे बायोडाइवर्सिटी। सुनो माधव जी ने बताया कि बायोस्फीयर रिजर्व के क्या होता है, जहाँ पर हम अपने प्लांट्स एनिमल्स को कंजर्व करके रखते हैं। एज यू अवेयर दैट बायोसिटी इज अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जनरली फाउंड इन एरिया। सो हमें पता है कि बायोडाइवर्सिटीज़ में कितने वैरायटी ऑफ प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम ऐसे एरियाज में फाउंड कर सकते हैं। द बायोस्फीयर रिजर्व हेल्प टू मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चर ऑफ द एरिया। सो बायोडाइवर्सिटी हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व जो हमारा बनाया जाता है वो हमारा जो बायोडाइवर्सिटी होता है उसे हम प्रोटेक्ट करके रखता है, हमारे कल्चर को बरकरार करके रखता है। सो उसके बाद अ बायोस्फीयर रिजर्व में ऑल्सो कंटेन द प्रोटेक्टेड एरियाज इन इट। द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम सतपुरा एंड द 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम बोरी एंड। सो आपको यहाँ कुछ प्लेसेस के नाम दिए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आते हैं एमसीक्यूज में। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है, सो ये हमारे नीचे मैप में भी दिए है। पहला है पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है
और एक नेशनल पार्क है हमारा सतपुरा, और हमारा हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दी है बोरी एंड पचमरी। सो पचमरी हमारा बायोस्फीयर रिजर्व भी है। बेसिकली जो हमारा बायोस्फीयर रिजर्व होता है ना, उसके अंदर ही हमारे नेशनल पार्क और वो हमारे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ जाते हैं। सो क्योंकि बायोस्फीयर रिजर्व मतलब होता है हमारा बायोडाइवर्सिटी, मतलब वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कैन लिव ऑन अर्थ। सो ये रहा आपका पचमरी बायोस्फीयर रिजर्व है यहाँ पर। ये हमारा सतपुरा नेशनल पार्क है, ये हमारा सतपुरा नेशनल पार्क, ये पचमरी सेंचुरी, ये बोरी सेंचुरी और ये पचमरी, ये पानार पानी गेट, ये सारा तवा रिजर्व, ये सारे रिजर्वियर है जो हमारे यूज़ होते हैं। आगे चलते हैं, अब पढ़ते हैं फ्लोरा एंड फाउना। सो एज द चिल्ड्रन वॉक अराउंड द बायोस्फीयर रिजर्व देयर appreciate the green wealth of the forest. They were very happy to see tall thick trees and animals inside the forest. So जो हमारे जो चिल्ड्रन से वो हमारे जा रहे थे प्रोफेसर अहमद के साथ, तो उन्होंने क्या देखा वहाँ पर, बहुत सारे हमारे प्लांट्स देखे और बहुत सारे हमारे जो से टॉल टीक ट्रीज देखे और साथ में एनिमल्स देखे। सो हमारे वो फॉरेस्ट कर था। सडनली पहेली फाइंड्स अ रैबिट एंड वांट टू कैच इट। पहेली को तभी एक रैबिट दिखा जिसको वो पकड़ना चाहती थी। शी स्टार्ट रनिंग आफ्टर इट, प्रोफेसर अहमद स्टॉप हर। सो उसने अचानक से उसने एक रैबिट देखा जिससे वो उसे बहुत अच्छा लगने लगा वो रैबिट, तो वो उसको लेना चाहते थे, तो उसके पीछे वो भागने लगी। तो प्रोफेसर अहमद ने उन्हें मना कर दिया। ही एक्सप्लेन दैट एनिमल्स आर कंफर्टेबल एंड हैप्पी इन देयर ओन हैबिटेट। सो उन्होंने बताया जो हमारे जो एनिमल्स होते हैं वो अपने कंफर्टेबल जो हैबिटेट में खुश रहते हैं। सो वी शुड नॉट डिस्टर्ब देम, हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। माधव जी एक्सप्लेन दैट सम एनिमल्स एंड प्लांट टिपिकली बिलोंग टू पर्टिकुलर एरिया। माधव जी ने बताया कि कुछ एनिमल्स प्लांट्स होते हैं जो अपने ही कुछ पर्टिकुलर एरिया से बिलोंग करते हैं। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया टर्म एज फ्लोरा एंड फाउना। सो इसमें बताया जो प्लांट्स एनिमल्स किसी पर्टिकुलर एरिया, किसी एक ही जगह से हमें मिलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फ्लोरा। फ्लोरा मतलब होता है हमारे प्लांट्स, पेड़ पौधे, और फौना मतलब होता है हमारा एनिमल्स। तो कुछ पर्टिकुलर एरिया से जो हमें मिलता है उसने बोलते हैं फ्लोरा एंड फाउना। आगे चलते हैं, यहाँ पर कुछ आपको दिए। ये रहा वाइल्ड लाइफ डॉग, चीतल, वुल्फ, लेपर्ड, फर्न, जामुन ट्री। सी सारे हमारा फ्लोरा एंड फाउना है। ये हमारे पूरे फाउना है, ये भी फाउना है और ये फ्लोरा है। फ्लोरा मतलब प्लांट्स, फाउना मतलब एनिमल्स। आगे चलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। सो सून द ग्रुप क्वाइटली एंटर द डीप फॉरेस्ट। जो वो ग्रुप जा रही थी हमारा रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, सो वो सडनली क्या वो बहुत बड़े मतलब बहुत गहरे फॉरेस्ट में चले गए उन लोग। सो चिल्ड्रन सरप्राइज हो गए थे इतने बड़े बड़े स्क्विरल गिलहरी को देख के, और साथ में दिस स्क्विरल हैज़ अ बिग फ्लफी टेल। वो उन लोग सरप्राइज हो गए थे एक स्क्विरल को देख के और उसका जो हमारा फ्लफी टेल होता है वो देख के। सो दे वर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। उन लोग बहुत मतलब एक्साइटमेंट थे इसके बारे में जानने के लिए। माधव जी टेल दैम दैट दिस इज़ नोन एज अ जाइंट स्क्विरल एंड इज़ एंडेमिक टू दिस एरिया। सो उन्होंने बताया कि ये हमारा जाइंट स्क्विरल है, इसे हम जाइंट स्क्विरल बोलते हैं, और ये इस एरिया में एंडेमिक है। सो एंडेमिक स्पीसीज मतलब क्या होता है, आर दो स्पीसीज प्लांट्स एनिमल विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया, दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर। सो हमारे एंडेमिक एक्सपीसीज वो होता है जो ऐसे एक्सपीसीज होते हैं जो हम प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर एरिया पे मिलते हैं, हमारे किसी पर्टिकुलर एरिया पे मिलते हैं, हर जगह नेचुरली नहीं मिलता है वो हमें कहीं ही अक्सर कहीं हमें मिल जाते हैं। सो ऐसे जो एनिमल्स प्लांट्स होते हैं जो हमें किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं उसे हम बोलते हैं, और कहीं नहीं मिलता है वो नेचुरली किसी पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं, उसे हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीसीज। सो माधव जी शोज साल, वाइल्ड लाइफ, मैंगो टू एग्जाम्पल ऑफ एंडेमिक फ्लोरा ऑफ पचमढ़ी रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व। सो उन्होंने क्या बताया, एंडेमिक स्पीसीज बेसिकली वो होते हैं जो हमारे पर्टिकुलर एरिया पे मिलते हैं और कहीं नहीं वो मिलने वाले हैं, हमारे किसी जगह पे कभी कभी मिलते हैं। सो उन्होंने क्या वो एंडेमिक स्पीसीज के उन लोगों ने कुछ एग्जांपल दिए, जैसे वाइल्ड मैंगो हो गया हमारा। आगे हमारा एंडेमिक फ्लोरा ऑफ बाइसन, हमारा एग्जांपल यहाँ पर दिए जा रहे हैं। बाइसन हो गया, इंडियन जाइंट स्क्विरल हो गया, एंड फ्लाइंग स्क्विरल हो गया, एंडेमिक फौना। एंड प्रोफेसर एमर एक्सप्लेन्स द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हैबिटेट, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड इंट्रोडक्शन टू न्यू स्पीसीज में अफेक्ट इन नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीसीज एंड डेंजर
आगे चलते ये रहा हमारा जाइंट स्क्विरल, ये रहा। सो पढ़ते वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुन पहली सीन अ बोर्ड विथ पचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटर्न ऑन। उसने हमारी पहली जो है उसने बोर्ड देखा जिसके ऊपर हम लिखा था पचमरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। सो प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन दैट किलिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इज जनरल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ इन ऑल सच प्लेसेस। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइक, सो इसमें बताया जो वो कुछ जो लोग होते हैं जो हमारे प्लांट्स एनिमल्स को जो किल करते हैं, हंट करते हैं, सो क्या होता है वो बहुत रॉन्ग थिंग्स होते हैं। वो उससे क्या होता है, उससे हमें पनिशमेंट भी मिल सकती है लॉ के द्वारा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लाइक रिजर्व फॉरेस्ट प्रोवाइड प्रोटेक्शन सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड लाइफ। सो जो हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है हमारे इस प्लांट्स एनिमल्स को जो कि हमारा एंडेमिक स्पीसीज है। सो ही ऑल्सो टेल देम दैट पीपल लिविंग इन वाइल्ड लाइफ आर अलाउड टू सर्टेन एक्टिविटीज सच एज गेजिंग बाई लाइफ स्टॉक, कलेक्टिंग मेडिसिन, प्लांट्स, फायर टू एक्सेट्रा। सो यही सब बताएं। सो यहाँ पर सम ऑफ द थ्रेटन वाइल्ड लाइफ वाइल्ड एनिमल्स। सो कुछ जो थ्रेटन वाइल्ड लाइफ है, वाइल्ड एनिमल्स है सॉरी, तो कुछ है ब्लैक ब्लॉक, देन हमारा वाइट ईयर्ड बक, एलिफेंट, गोल्डन के कैट, पिंक हेडेड। सो यहाँ पे कुछ दिए जो कि हमारे थ्रेटन वाइल्ड एनिमल हैं। सो इन अ पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट इज आर नॉट सेफ बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबरहुड एनक्रोच अपॉन द डिस्ट्रॉय देम। चिल्ड्रन आर रिमाइंडेड टू विजिट द और टू जू। सो ये सब हमारा जू का दिया पड़ते हैं नेशनल पार्क। On the roadside there was another board on which was written सतपुरा नेशनल पार्क। सो फिर से बच्चों ने देखा कि दूसरी साइड उन्होंने देखा कि रोड की दूसरी साइड उन्होंने देखा कि वहाँ पर लिखा था बोर्ड पे सतपुरा नेशनल पार्क। सो चिल्ड्रन आर नाउ ईगर टू गो देयर। अब वो वहाँ जाने के लिए एक्साइटमेंट है। सो मदर टेल देम दैट दीज रिजर्व आर लार्ज एंड डाइवर्स इनफ टू प्रोटेक्ट होल सेट ऑफ इकोसिस्टम। दे प्रिजर्व फ्लोरा एंड फाउना। तो जब हम बच्चे यहाँ पे चले गए, सो यहाँ माधव जी ने बताया कि ये जो एरियाज़ होता है नेशनल पार्क, सो यहाँ पर फ्लोरा एंड फाउना मतलब प्लांट्स एंड एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है यहाँ पर, और हमारे उनके हैबिटेट में हमें वहाँ पर रखना चाहिए, और हमें वहाँ प्रोटेक्शन देते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर हमें नेशनल पार्क में। सो सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा सतपुरा नेशनल पार्क है ये हमारा पहला इंडिया का रिजर्व फॉरेस्ट है। सो द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन द फॉरेस्ट। देयर आर मोर देन 100 नेशनल पार्क इन इंडिया। सो हमारे इंडिया में देखा जाए 100+ नेशनल पार्क है हमारे इंडिया में। सो अब आगे देखते हैं। एज चिल्ड्रन मूव अहेड दे सी अ बोर्ड विथ सतपुरा टाइगर रिजर्व। सो जब उन लोगों ने थोड़ा आगे बढ़े, सो उन्होंने एक बोर्ड देखा, वहाँ पर अगेन लिखा था सतपुरा टाइगर रिजर्व था। सो रिटन ऑन इट, उस पर लिखा था। माधव जी एक्सप्लेन दैट प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन द कंट्री। सो माधव जी ने बताया जो हमारा प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च हुआ था हमारा गवर्नमेंट के द्वारा, तो वो इसलिए होता है क्योंकि टाइगर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे कंट्रीज़ में टाइगर को भी एंडेंजर्ड स्पीसीज़ माना जाता है। सो उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर हमारा लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। सो आगे देखते हैं। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रोजेक्ट वॉज टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन आवर कंट्री। सो ये लॉ का बनाने का पर्पज़ यही था प्रोजेक्ट टाइगर का। सो कि हमारे जो कंट्री में हमारा पॉपुलेशन ऑफ टाइगर बना रहा है ताकि ख़त्म ना हो जाए। ये हमारा टाइगर भी कुछ टाइगर हमारे एंडेंजर स्पीसीज़ में आते हैं। आगे पर चढ़ते हैं। टाइगर इज़ वन ऑफ द मैनी स्पीसीज विच आर स्लोली डिसअपियरिंग फ्रॉम आवर फॉरेस्ट। सो टाइगर ये ऐसा स्पीसीज है जो धीरे धीरे हमारे फॉरेस्ट से गायब होता जा रहा है। बट द सतपुरा रिजर्व इज़ यूनिक इन द सेंस दैट दे आर इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑफ टाइगर। लेकिन जो हमारा सतपुरा टाइगर रिजर्व है वहाँ पर हमें हमारे पॉपुलेशन टाइगर का इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। सो वंस अपॉन अ टाइम एनिमल्स लाइक लायंस, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलोज एंड बारासिंगा वर ऑल्सो फाउंड इन सतपुरा नेशनल पार्क। सो जो हमारी ये कुछ एनिमल्स बारासिंगा हो गए, बफेलो हो गए, टाइगर हो गए, एलिफेंट्स हो गए, सो ये भी हमारे सतपुरा नेशनल पार्क में हमें देखने को मिलते हैं। एनिमल दोज नंबर्स आर डिसमाइनिंग टू अ लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज एंडेंजर एनिमल्स। सो ऐसे एनिमल्स जो हमें मतलब उनकी अब पॉपुलेशन ख़त्म होने वाली है।
उसकी पॉपुलेशन जैसे ऐसे स्पीसीज, इसीलिए उनके लिए लॉ बनाया जाता है। जैसे हमारा प्रोजेक्ट टाइगर, वो इसलिए बनाया गया था कि जो टाइगर का पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे हमारे कंट्री से ख़त्म होता जा रहा था, इसलिए वहाँ पर प्रोजेक्ट टाइगर बनाया गया था सतपुरा टाइगर रिजर्व में, ताकि गवर्नमेंट के द्वारा, ताकि हमारा जो टाइगर का पॉपुलेशन है वो हमारा कंट्री में रहे। सो एंडेंजर स्पीसीज़ वही होता है कि जो हमारे जो प्लांट्स एनिमल्स होते हैं उन्हें बचाने के लिए। सो आगे चलते हैं। सो एंडेंजर एनिमल्स हमने पढ़ लिया कि वो होते हैं कि जो हमारे एनिमल्स अब ख़त्म होने के कगार में, अब उनकी पॉपुलेशन ख़त्म होने वाली है। सो वो जैसे हमारे एनिमल्स को बचाने के लिए एंडेंजर, उन्हें बोलते हैं एंडेंजर एनिमल्स। सो बूजो इज़ रिमाइंडेड द डायनासोर विच बिकम एक्सटिंक्ट अ लॉन्गर टाइम अगो। सो बूजो ने सोचा कि बहुत साल पहले हमें पता था कि जो हमारे जो डायनासोर थे उनकी पॉपुलेशन ख़त्म हो गई थी, इसीलिए हमारे जो अब डायनासोर अब नहीं दिखते हैं। सो ये रहा बारहसिंगा, दीज आर आवर एंडेंजर स्पीसीज। सो आगे पढ़ते हैं। एनिमल्स हैज़ बिकम डिफ़िकल्ट बिकॉज ऑफ डिस्टर्बेंस इन देयर नेचुरल हैबिटेट। जो हमारे एनिमल्स वो बहुत डिफ़िकल्ट हो गए क्योंकि जो हमारे नेचुरल हैबिटेट में डिस्टर्बेंस होता है। सो प्रोफेसर अहमद टेल दैम इन दैट इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स स्ट्रिक्ट रूल्स वर इम्पोज इन ऑल नेशनल पार्क। सो ऐसे जो प्लांट्स एनिमल्स को बचाने के लिए कुछ अलग अलग रूल्स हमारे बनाए गए हैं, हमारे जो नेशनल पार्क को बचाने के लिए। सो ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, पॉचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग और कलेक्शन ऑफ फायरवुड मेडिसिन आर नॉट अलाउड। क्योंकि आपको पता है जो हमारे जो हंटिंग होता है, हंटिंग मतलब जो शिकार करने आते हैं, पोचिंग मारने आते हैं, कैप्चरिंग एनिमल्स को कैप्चर करने के लिए आते हैं। सो ये सब जो हमारे ये सब नहीं अलाउ होगा गवर्नमेंट के वक्त। सो गवर्नमेंट ने इसे क्या कर दिया, इसे हम अलाउ नहीं किया है क्योंकि हंटिंग की वजह से जो हमारे एनिमल्स होते हैं एंडेंजर, वो पूरे ख़त्म हो जाएंगे। सो आर ओनली बिग एनिमल्स फेसिंग एक्सटिंक्शन। तो उसने पूछा क्या जो हमारे बड़े बड़े जो एनिमल्स हो वो भी ये हम फेस करते हैं। सो माधव जी टेल पहले डैट स्मॉल एनिमल्स आर मच मोर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट एंड दैन द बिगर एनिमल्स। सो पहली ने पूछा कि जो हमारे बड़े बड़े जो एनिमल्स है क्या वही बस हमारे ख़त्म होने वाले, छोटे छोटे जो हमारे प्लांट्स एनिमल्स होते हैं वो नहीं। सो माधव जी ने फिर से बताया कि नहीं, ये जो हमारे प्लांट्स छोटे छोटे जो प्लांट्स एनिमल्स होते हैं वो तो और ही हमारे ख़त्म होने वाले के कगार पे हैं, बड़े वाले एनिमल्स से ज़्यादा। सो एट टाइम वी किल स्नैक्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड, बैट्स all ruthlessly without realizing their importance in the ecosystem। So कुछ लोग होते हैं जो हमारे स्नैक्स होते हैं, जो हमारे सांप होता है, हमारा फ्रॉग होता है, लिजर्ड होता है, बैट होता है और आउल होता है। सो सबको क्या करते हैं, किल करते हैं बिना रियलाइज़ किए कि उनकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़रूरी है हमारे अर्थ पे। सो उसके बाद बाय किलिंग दैम वी आर हार्मिंग आवर सेल्फ। हम उनको मार के हम खुद को हार्म कर रहे हैं। दे माइट बी स्मॉल इन साइज बट देयर रोल इन द इकोसिस्टम कैन नॉट बी इग्नोर्ड। वो भले बहुत स्मॉल है साइज़ में, लेकिन उनका जो रोल है हमारे इकोसिस्टम में, बायोस्फीयर में, वो हम इग्नोर नहीं कर सकते। दे फॉर्म पार्ट ऑफ फूड चैन एंड फूड वेब। सो वो क्या करते हैं, वो हमारा फूड चैन बनाने में हमें बहुत हेल्प करते हैं। फूड चैन आपको पता होगा कि पहले सांप को ये खाता है, देन वो खाता है, उससे होकर हमारा फूड चैन बनता है। सो एन इकोसिस्टम इज मेड ऑफ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स माइक्रो इन द एरिया अलॉन्ग विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर, डेल्टाज। सो इकोसिस्टम हमारा कैसे बनता है, इकोसिस्टम हमारा प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ बनता है और साथ में नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं जैसे हमारा क्लाइमेट, सॉइल, इन्हें क्या बोलते हैं इन्हें हम बोलते हैं इकोसिस्टम। सो अब आगे चलते हैं। आगे हमारा आता है रेड डाटा बुक। ये एक बुक है जिसमें क्या होता है, प्रोफेसर अहमद एक्सप्लेन अबाउट रेड डाटा बुक टू द चिल्ड्रेन। सो प्रोफेसर अहमद ने बुक रेड डाटा बुक के बारे में चिल्ड्रन को समझाया। ही टेल्स देम दैट रेड डाटा बुक इज़ द सोर्स ऑफ बुक विच कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल एंडेंजर्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। सो उन्होंने ये बताया कि जो हमारा रेड डाटा बुक होता है वो उसमें जितने भी हमारे एंडेंजर्ड स्पीसीज है, एनिमल्स है, उसमें प्लांट्स, एनिमल जितने भी हमारे एंडेंजर ख़त्म होने के कगार में, उसमें वहाँ पर उनके नाम, पिक्चर, सोर्सेज वहाँ पर रहते हैं उस बुक में। सो उस बुक में बेसिकली ये रहता है हमारे एंडेंजर एनिमल्स जितने भी होते हैं उसमें वो उनके सोर्सेज लिखे रहते हैं। उस बुक को बोलते हैं रेड डाटा बुक। आगे चलते हैं। सो रेड डाटा बुक इज़ मेंटेन इंटरनेशनली बाय एन ऑर्गेनिज्म। इंडिया ऑल्सो मेंटेन रेड डाटा बुक फॉर प्लांट्स एनिमल्स फाउंड इन इंडिया। सो इंडिया हमारा जो प्लांट्स एनिमल्स के लिए भी हमारा मेंटेन किया जाता है रेड डाटा बुक। आगे पढ़ते हैं माइग्रेशन। सो माइग्रेशन यहाँ से पढ़ते हैं। सो
Mother tell the children that these migratory birds have flown here from other place. So माइग्रेशन मतलब होता क्या, पहले तो ये समझो, जब एक प्लेस से कोई दूसरे प्लेस पे अगर हम रहने जाते हैं तो उससे हम क्या बोलते हैं, माइग्रेशन. सो ऐसे ही बहुत सारे बर्ड्स एनिमल्स भी होते हैं जो हमारा एक प्लेस से जाके दूसरे प्लेस तक, मतलब एक प्लेस पे सेटल नहीं होंगे, एक प्लेस पे रहेंगे, फिर दूसरे प्लेस पे जाएंगे, फिर वहाँ से दूसरे प्लेस पे जाएंगे. सो ऐसे कि आप माइग्रेट करते जाएंगे. सो ऐसे बर्ड्स को हम माइग्रेटरी बर्ड्स बोलते हैं. सो दीज आर फ्लोन, ये यहाँ से दूसरे पहले प्लेस से लेके दूसरे प्लेस तक हमारी क्या करते हैं, उड़ते रहते हैं. सो migratory birds fly to far away areas every year during particular time because of climatic changes. सो वो क्यों यहाँ से वहाँ भागते हैं, चाहो तो वो एक जगह रह सकते हैं, वो इसलिए रहते हैं क्योंकि अलग अलग टाइम पे वो अलग अलग जगह घूमते हैं हर साल, क्योंकि वो क्या, क्लाइमेट चेंजेस की वजह, क्योंकि एक ही क्लाइमेट में वो नहीं रह सकते हैं, उन्हें हमेशा अलग डिफरेंट अलग अलग चाहिए होते हैं उनको क्लाइमेट का. सो द फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज वेदर इन द नेचुरल हैबिटेट बिकम वेरी कोल्ड एंड inhospitable. So birds who cover long distance to reach another land are known as migratory bird. So जो बहुत लंबा सफ़र लेके एक जगह से लेके दूसरी जगह तक हमारी बर्ड जाती है, सो उस बर्ड को हम क्या बोलते हैं, माइग्रेटरी हमारा बर्ड्स. आगे पढ़ते हैं रिसाइकलिंग ऑफ पेपर. सो पेपर को रिसाइकल मतलब पेपर को फिर से बनाना, रिसाइकल करना. सो प्रोफेसर हैमर ड्रॉज अटेंशन टू द चिल्ड्रन टू अनदर कॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. सो उन्होंने क्या, जो हम अब तक हमने पढ़ लिया कि हमारे कितनी सारी ज़रूरत हमें हमारा जो फॉरेस्ट होता है उससे मिलते हैं. सो एक चीज़ और उन्होंने, प्रोफेसर अहमद ने अपने चिल्ड्रन को बताया कि जो हमारे डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारा जो पेपर होता है, पेपर भी हमारा फॉरेस्ट से मिलता है, हमें ट्रीज से मिलता है. सो पेपर भी बहुत हमारा वेस्ट होता है. सो देयरफॉर वी शुड फुल ऑफ ग्रोन ट्रीज टू मेक 1 ton ऑफ पेपर. सो हमारा जो हमारा दैट इट टेक 17 फुल ग्रोन ट्रीज. सो जो हमारा 17 जो हमारे ट्रीज होते हैं उसको पूरे ट्रीज़ को 17 ट्रीज़ को मिला के हमारा 1 टोन बनता है पेपर का. सो इसीलिए बोला जाता है कि देयरफॉर वी शुड ऑलवेज शेव पेपर. प्रोफेसर अहमद ऑल्सो टेल्स दैट पेपर कैन रिसाइकल 5 to 7 times टू यूज़. इसलिए उन्होंने कहा कि जो हमारा पेपर होता है वो पेपर हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि 17 ट्रीज़ को मिला के हमारा 1 टन ऑफ पेपर बनता है. सो दैट्स वाई पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो उन्होंने बताया कि इसीलिए हम अपने पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं, 5 to 7 टाइम हम अपने पेपर को रिसाइकल कर सकते हैं हम यूज़ करने के लिए. सो इन ईच स्टूडेंट सेव एटलीस्ट 1 sheet ऑफ पेपर इन एवरी डे वी कैन सेव मैनी ट्रीज इन ईयर. सो अगर हर स्टूडेंट हमारा 1-2 पेजेस हमारा सेव करता रहेगा तो इसका मतलब हमारे कितने सारे जो ट्रीज होते हैं वो सेव होता जाएंगे. सो बाय दिस वी नॉट ओनली सेव ट्रीज बट ऑल्सो सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर मैन्युफैक्चरिंग पेपर. सो इससे हम केवल पेपर नहीं, हम साथ में अपना एनर्जी और वाटर भी हम सेव करें जो कि हमारा पेपर को बनाने के लिए यूज़ होता है. सो हमारा द अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल्स यूज इन पेपर मेकिंग विल ऑल्सो रेड्यूस. सो जितना भी केमिकल्स हमारा पेपर में यूज़ होता है वो भी हमारा रेड्यूस हो जाएगा. सो अब हम पढ़ते हैं हमारा लास्ट टॉपिक है, आई थिंक हाँ लास्ट टॉपिक रिफॉरेस्टेशन. सो रिफॉरेस्टेशन वो होता है कि डिफॉरेस्टेशन हमने पढ़ा है कि जो हम फॉरेस्ट को अगर हम कट कर देते हैं सो उससे हम बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन. सो हम फिर से पढ़ लेते हैं. जो हमारा डिफॉरेस्टेशन होता है सो उसमें क्या होता है, उसमें जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसको हम जब अपने प्लांट्स को, ट्रीज़ को, जितने भी हमारे वहाँ पर ट्रीज़ प्लांट्स होते हैं सो उन्हें जब हम कट कर देते हैं, अपने एरिया से वहाँ से कट कर देते हैं अपने यूज़ के लिए. सो उसे बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, मतलब हमारे फॉरेस्ट में से ट्रीज़ को कट करना. अब रिफॉरेस्टेशन मतलब होता है जब हम वो ट्रीज़ को अपनी जगह जगह पे लगाते हैं. जैसे हम बोलते हैं, इसीलिए बोला जाता है ना कि हमें हमेशा प्लांट्स लगाने चाहिए अपने इन्वायरमेंट में, ताकि हमें उस बहुत सारे, क्योंकि कॉज हमने पढ़ा कि कितनी सारी चीज़ें हमें मिलते हैं. सो रिफॉरेस्टेशन मतलब वही होता है कि उससे हमें क्या होता है, उससे जो हम न्यू प्लांट्स अपने एरियाज़ में लगाते हैं सो उससे बोलते हैं रिफॉरेस्टेशन. पढ़ते हैं प्रोफेसर अहमद सजेस्ट दैट द आंसर टू डिफॉरेस्टेशन इज़ रिफॉरेस्टेशन. रिफॉरेस्टेशन इज़ रिस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज़. सो जो हमारा रिफॉरेस्टेशन होता है उससे क्या होता है, उससे हम अपना न्यू प्लांट्स हम लगा सकते हैं हमारे जो एनवायरनमेंट को बैलेंस करने के लिए. सो द planted trees should generally be the same species which are found in the forest. We should plant at least
एज मैनी ट्रीज वी कैन कट, जितना हम पेड़ कट करते हैं ना उतना ही हमें ट्रीज लगाना चाहिए ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट में बैलेंस हो सके. रिफॉरेस्टेशन कैन टेक प्लेस नेचुरली ऑल्सो. सो रिफॉरेस्टेशन मतलब कुछ कुछ ऐसे जो हमारे प्लांट्स होते हैं जो खुद से ग्रो हो जाते हैं हमारे एयर. इफ़ द रिफॉरेस्टेड areas is left undistributed, so it reestablished itself. So in natural reforestation there is no role of human being. We shall already cause tremendous damage to our forests. If we have to retain our green wealth of future, अगर हमें अपने फ्यूचर में ग्रीन वेल्थ मतलब हरे हरे हमें पेड़ पौधे, अगर हमें अपने फ्यूचर में हमें सूखा नहीं पड़ाना है, हमें एकदम अच्छा हमें अर्थ चाहिए, ग्रीन भरा हुआ हरा भरा चाहिए. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रिफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा. मतलब उस न्यू हमें प्लांट्स लगाने पड़ेंगे. कुछ प्लांट्स होते हैं जो खुद से ग्रो हो जाते हैं, बट हमें रिफॉरेस्टेशन करना है. मतलब हमें अपने प्लांट्स न्यू अलग अलग लगाने हैं अलग अलग जगह पे. उससे क्या होता है, कितने सारे यूज़फुल हमें मिलते हैं, कितनी चीज़ें मिलते हैं हमें प्लांट से, आपको पता ही होगा. तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि इंडिया में वी हैव द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट. सो उन्होंने बताया कि जो प्रोफेसर अहमद ने चिल्ड्रन को बताया कि जो हमारे इंडिया में हमारा क्या बोलते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी लिया गया था. दिस एक्ट इज़ एम टू preservation and conservation of natural forest and meeting the basic needs of the people in living in or near the forest. So ये एक्ट इसलिए हुआ था ताकि जो हमारे जो फॉरेस्ट होते हैं, जो हमारे नेचुरल फॉरेस्ट होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें प्रिवेंट करके रखे ताकि हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे ख़त्म ना हो जाए. सो आगे बढ़ा. आफ्टर सम रेस्ट माधव जी आस्क्ड द चिल्ड्रेन to start heading back because it is not advisable to stay in the jungle after sunset. So माधव जी ने बताया कि सनसेट मतलब सनसेट होने के बाद हमारे फॉरेस्ट में रहना हमारे लिए डेंजरस हो सकता है, इसलिए अब हमें चलना चाहिए. So on getting back, Professor Ahmed and the children thank Madhav ji for guiding them through this exciting experience. So ये सब उन्हें चिल्ड्रन को बहुत अच्छा लगा. तो जाते समय चिल्ड्रंस ने माधव जी को थैंक यू बोला ताकि वो उन्हें ऐसा इतना अच्छा एक्साइटमेंट उन्हें वहाँ पर मिला, इसीलिए उन लोग बोले थे. सो बायोडाइवर्सिटी. सो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया. हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़े. एंडेंजर्ड स्पीसीज़, इसीलिए बोलते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिफॉरेस्टेशन करना चाहिए ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट में बैलेंस है वो बना रहे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप यू एंजॉय टुडे वीडियो. चैप्टर इतना था, चैप्टर कंप्लीट हो गया. अगला क्वेश्चन हम अगले पार्ट में कंप्लीट करेंगे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई होप एंजॉय.